बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं हिरा जावेद भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि टीएलपी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 20 अप्रैल तक कलअदम टीएलपी को तहलील कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि गुस्ताखी किसी सूरत भी कबूल नहीं। कलअदम टीएलपी के अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। मुझे यकीन है जहांगीर तरीन का मामला भी ठंडा हो जाएगा। शेख रशीद का बयान सामने आया है। उनका कहना था टीएलपी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 20 अप्रैल तक कलअदम टीएलपी को तहलील कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था गुस्ताखी किसी सूरत भी कबूल नहीं। कलअदम टीएलपी के अकाउंट ब्लॉक होंगे, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। मुझे यकीन है जहांगीर तरीन का मामला भी ठंडा हो जाएगा। कबूल नहीं है, लेकिन गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है, लेकिन इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए बाज कदम ऐसे उठाने पड़े, बादले ना शास्ता बादले ना खास्ता, ऐसे कदम उठाना पड़े जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। पाबंदी दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस एक दिन छोड़ कर ली जाएंगी ताकि तलबा बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी कर सकें। जी हाँ, ताकि तलबा बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी कर सकें। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। यहाँ आपको बताएं कि एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में 149 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,243 हो गई। मजीद 6,127 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,56,285 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,60,000 सेहतयाब, जबकि 80,600 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 149 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,430, सिंध में 4,551, खैबर पख्तूनख्वा में 2,867, बलोचिस्तान में 223, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 433 और इस्लामाबाद में 636 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 6,127 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,67,572, सिंध में 2,72,200, खैबर पख्तूनख्वा में 1,0438, बलोचिस्तान में 20,822, गिलगित बल्तिस्तान में 5,176, आज़ाद कश्मीर में 15,524 और इस्लामाबाद में 69,560 अफराद कोरोना का शिकार हुए। और अब बात करें दुनिया भर में कातिल कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,24,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,14,00,000 हो गई। 12 करोड़ मरीज सेहतयाब हो चुके। मुज़िक कोरोना वायरस के बाहर जारी। अमेरिका में 5,81,000, ब्राजील में 3,72,000, भारत में 1,77,200, मैक्सिको में 2,12,300, रूस में 1,05,200, फ्रांस में 1,06,000, बरतानिया में 1,27,200 और सऊदी अरब में 6,810 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि इससे कबल 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था, जो रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी था। ताहम इस दौरान हेल्थ वर्कर्स ने खास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हुकूमत हेल्थ वर्कर्स को नज़रअंदाज नहीं कर रही, लिहाजा दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। रावलपिंडी में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया।
स्मार्ट लॉकडाउन 27 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। तबारक लाइन, अडियाला रोड, जुडिशियल अपार्टमेंट, सिविल लाइन, कश्मीर हाउस, मांदरा मोहल्ला, गुलशन सईद चक्री रोड, कमालाबाद, गली नंबर 3, टंच भाटा, पेशावर रोड, लाइन नंबर 5 से केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हाशमी कॉलोनी व कैंट, वार्ड नंबर 9, गोजर खान, चहारी, बंजराल, गोजर खान और ढोक चनियाल, गोजर खान में भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, जो 27 अप्रैल तक जारी रखा जाएगा। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में सब्जी, फ्रूट, मेडिकल स्टोर, आटा चक्की समेत बेकरी, जनरल स्टोर, पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हम सब अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, अदालती फैसलों पर असर अंदाज होने की जसारत नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के फैसले पर अवाम के सामने हैं। शहबाज शरीफ को जमानत ना मिलने पर अब ये लोग रो रहे हैं। अफसोस है ये लोग खवातीन को भी क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाम भी आए हैं। पहले ये मैं नहीं कह रहा, दोबारा ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 1990 में एमएनए बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे, 1990 में शहबाज शरीफ के पास, बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की एमबीबीएस की डिग्री, अब वो जो एमबीबीएस की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते हैं 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बढ़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनेंस वाले एक बंदे सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया, 73,280 लाख रोज का। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमारी भारत के साथ सिफारतकारी थी, इस पर इल्जाम तराशी की गई, मोदी के यार के नारे लगाए गए। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, तनकीद तो उस पर होनी चाहिए जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए। मौजूदा हुकूमत भारत को कश्मीर पेश कर चुकी है। हुकूमत मिन्नत समाजत कर रही है कि मोदी इनसे कहे भी मुलाकात ना करें। लिहाजा जो भी ये काम करते हैं उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है, और मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह ताला हर उस शोबे पर जिस पर हम पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, हकीकत कौम के सामने आश्कारा फरमा रहे हैं। मोदी के यार के नारे लगाए गए और हमारी इंडिया के साथ जो सफारतकारी थी उस पर इल्ज़ाम तराशी की गई। आज उससे 100 गुना ज़्यादा जो है अगर तनकीद होनी चाहिए तो उस हुकूमत पे होनी चाहिए कि जिसने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए हैं।
آج کشمیر کہاں ہے؟ ہمارے دور میں انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. آج انڈیا کو یہ حکومت کشمیر پیش کر چکی ہے اور اس کے بعد اب منتیں اور سماجتیں کر رہی ہے کہ مودی ہم سے کہیں بھی ملاقات کر لے, چاہے دبئی میں کر لے چاہے کہیں بھی کر لے, اس نے نہیں ملنا تو اس کا کوئی نمائندہ ہی ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر لے. اور کہاں وہی بھارت کے وزیر اعظم جب پاکستان آتے ہیں تو غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری حکومت پر الزامات لگائے گئے, جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ہمیں ختم نبوت سے نعوذ باللہ غدار ثابت کیا گیا. اور آج یہی حکومت کے لوگ تھے جو ہمارے گھروں پہ حملے کروا رہے تھے, اسی حکومت کے لیڈر ہیں جو ہمارے خلاف فتوے جاری کر رہے تھے. لیکن آج ہماری جماعت نے یا اپوزیشن نے تو کوئی غیر ذمہ دار کارروائی نہیں کی. ہم نے تو کسی حکومت کے وزیر کے گھروں پہ حملوں کی قیادت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ حقیقت قوم کو دکھا رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے اور اصلیت کیا تھی. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جو ساری تحریک ہمارے خلاف برپا کی گئی تھی اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی مقاصد تھے. اور آج آپ ادھر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ دور میں 52 روپے کلو چینی دینے والوں کو آج چور کہا جاتا ہے. ماؤں اور بہنوں کی 1 کلو چینی کے حصول کے لیے قطاریں لگی ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزراء کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے, صرف مخالفین پر الزامات لگاتے ہیں. کرائے کے ترجمانوں کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو. فروری کے بعد کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ 13% مہنگائی نہ ہوئی ہو, صرف ایک ہفتے میں 19% مہنگائی بڑھی. مانیٹر کر رہا ہوں رمضان کے رعایتی ریٹس کو, سستے بازاروں کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا 15 اپریل تک کا, اس میں 19% مہنگائی بڑھی ہے, 19%. اور فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں, کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ 13% سے کم ہوئی ہو. یہ ہے وہ اعمال نامہ. فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں, مہینہ نہیں جس میں 13% مہنگائی نہ بڑھی ہو. اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا 15 اپریل تک کا, اس میں 19% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے, میں بھی اس پہ آؤں گی, ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں. لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرغی ہے, جو مرغی ہے فارم برائلر 1 kg لائیو, ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1 kg وہ 138.79 روپے 38.69 اور اس وقت 265.82. آسان لفظوں میں 139 پچھلے سال اور 266 اس وقت. خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں, مریم نواز نے NA 249 کے ضمنی الیکشن پر نظریں جما لیں. 3 روزہ دورے پر کراچی جائیں گی. ضمنی الیکشن کے حوالے سے کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گی. الیکشن میں دھاک بٹھانے کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب کیا جائے گا. مریم نواز کراچی میں تاجروں اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گی. جی ہاں, اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گی. آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے NA 249 کے ضمنی الیکشن پر نظریں جما لی ہیں. 3 روزہ دورے پر کراچی جائیں گی. ضمنی الیکشن کے حوالے سے کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ PTI سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا, وفاقی کابینہ میں بحرانی کیفیت ہے تو پنجاب میں جہانگیر ترین بلاک بھی سامنے آ گیا. خیبر پختونخوا میں بھی 3 مشیروں نے استعفیٰ دے دیا. یہ شب نوشتہ دیوار ہے مگر خان صاحب کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بندی ہے.
वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद सरकार का नाम दे दिया। एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था सिंध हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और दूसरों से भी कहते हैं कि वो काम क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरों से भी कहते हैं कि वो काम क्यों कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद सरकार का नाम दे दिया। एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि सिंध हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और दूसरों से भी कहते हैं कि वो काम क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहते हैं बुजदार हुकूमत अवाम को अशियाए ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रोजाना की बुनियाद पर आटा, चीनी और अशियाए खुरोनोश की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। रमजान बाजारों और ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इंतजामिया और आवाम के भरपूर ताउन से महंगाई पर काबू पाएंगे। अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फ्राहमी की हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। करतारपुर में 322वें बैसाखी मेला मनाने की तैयारियां मुकम्मल, सख्त हिफाजती इंतजामात कर लिए गए। पहली मर्तबा इंडियन सिख यात्री नाइट स्टे करेंगे। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पर बैसाखी मेले की तकरीबात कल होंगी। बैसाखी मेले में भारत से आने वाले 818 सिख यात्री खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। करतारपुर मेले में पाकिस्तानी सिख यात्रियों के अलावा दुबई, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री भी शिरकत करेंगे। गुरुद्वारा करतारपुर की तारीख में पहली मर्तबा भारतीय सिख यात्री करतारपुर में नाइट स्टे करेंगे। करतारपुर आमद पर सिख यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद खबरें भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में देरपा अमन की मुकम्मल हिमायत करते हैं, खित्ते में मुसालहाना मुआवनत जारी रखेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने दुबई में वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें अफगान अमन अमल पर अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। हम अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए की जाने वाली काविशों में शराकत दार और मसालेहाना मुआवनत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने अफगान अमन अमल को नतीजा खेज़ बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती, सियासी और अखलाकी मुआवनत को सराहते हुए वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कौन कर रहा है। पहले काश्तकार था, फिर कारोबार में आया, इसके बाद सियासत में आया, सियासत में कारोबार नहीं बनाया। मेरी पाकिस्तान में एक नेक नामी है, केसेस में सुरखरू होगा। में कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया, किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3 आप उन को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्जाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। दूसरा जो मुझे अफसोस हुई है, मैंने सारी जिंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में, और मैं याद रखें
میں پہلے کاشتکار تھا، پھر بزنس میں آیا، اس کے بعد میں سیاست میں آیا. میں نے سیاست میں آ کے بزنس نہیں بنائی. میں نے اپنا ایک نیک نامی ہے میری اس ملک میں، اللہ کے شکر سے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. میری ایک ریپوٹیشن ہے، یہاں پہ اوپر بھی ہے، ہر جگہ پہ اوپر بھی. آپ جا کے کسی بزنس مین سے بات کر لیں کہ جہانگیر ترین کی جو بزنس ہے وہ صاف شفاف ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں گے اگر یہ صاف شفاف نہیں ہے تو پھر اور کون صاف شفاف ہے. اس میری جو نیک نامی کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے دھبے لگانے کی، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں سے سرخرو ہوں گا اور سب لوگوں کو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی یہ اصل بات کیا تھی. اور یہ جو سارا کچھ پر شوگر مافیا، شوگر کرائس، شوگر کی قیمت بڑھ گئی، یہ میرے پہ الزام بھی ابھی تک نہیں لگاتے. دوسری جانب راجہ ریاض نے عمران خان کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انصاف نہ ملا تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو آخری بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں، بڑے تحمل سے تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے ایک ہی پرچم کے نیچے کھڑے ہیں. آپ کو بتائیں کہ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو آخری بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں، بڑے تحمل سے تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں. لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر 30 سے زائد ارکان اسمبلی کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں چند ارکان نے مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے. پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی زیر صدارت اجلاس میں 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی، جس میں آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی. ارکان نے رائے دی ہے کہ ناانصافیاں جاری رہیں تو استعفے کا آپشن موجود ہے. اجلاس میں فوری استعفوں کے آپشن کو مسترد کر دیا گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ غربت کے مارے لوگ شہر شہر کوچہ کوچہ راشن کے لیے لمبی قطاریں میں کھڑے ہیں. مافیاز ملکی معاملات چلا رہے ہیں. سراج الحق نے حکومت پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ رمضان میں اشیاء خورنوش کی قلت نہیں ہوگی. مہینے کے آغاز میں ہی لوگوں کو چینی آٹا ٹکٹوں پر مل رہا ہے. خواتین بزرگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ انہیں چند کلو راشن مل جائے. آگے بڑھیں اور آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس 20 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے. کابینہ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کرتارپور راہداری منصوبے کو پیپرا رول سے استثناء دینے کی منظوری دے گی. اشیاء خورنوش کی طلب و رست کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ڈیٹا بیس کے قیام کی منظوری دی گئی. اقوام متحدہ کی آرمڈ گاڑیوں کو کراچی سے کابل لے جانے کی اجازت کی سمری کابینہ ایجنڈا میں شامل ہے. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل.